इस वक्त जेकेयूटी समाजवादी पार्टी के ऑफिस में मैं हूं और आज जेकेयूटी के जो प्रधान हैं हमारे साथ जियालाल वर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में आपका। थैंक यू, वेलकम। जियालाल वर्मा जी, बड़ी सारी राजनीतिक पार्टियां जम्मू में हैं, मतलब लोकल पार्टियों की अगर बात करें, रीजनल पार्टियां, हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारे पास पीडीपी है जी, और ज़्यादातर लोग कांग्रेस की तरफ भाग रहे थे पिछले दिनों जी। में। लेकिन आपने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और इसके पीछे का मंशा क्या थी और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े आप? ये विचारधारा से जुड़े हैं जी। या कोई और कारण रहा है जुड़ने का? थैंक यू सर। जी सर, मेरे आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टी के फाउंडर हमारे मुलायम सिंह यादव जी, जी जिनका जीवन बहुत ही संघर्ष वाला था और उन्होंने समाजवादी पार्टी की फाउंडेशन की और आगे के लिए लोगों को एक विचारधारा देकर गए। तो जहां तो अगर मुझे पावर के पीछे भागना होता तो जहां बीजेपी थी, कांग्रेस थी, एनसी थी, पीडीपी थी, जो पावर में थी, मैं वहां जा सकता था। जी मगर जो मेरी आइडियोलॉजी है वो मुझे इन पार्टियों में जाने से मना करती रही कि अगर आपने लोगों की सेवा करनी है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी कर रही है और समाजवादी पार्टी में ही हमें काम करना चाहिए। यही लोगों की सच्ची भक्ति है। तो मेरा बहुत देर से विचार था और एक दिन मुझे मैसेज आता है लखनऊ से कि आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बुला रहे हैं। तो मैं टालता रहा, मेरी सेहत ठीक नहीं थी। तो ऐसे कोई 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन फिर जब जहां जम्मू कश्मीर में इलेक्शन शुरू हो चुका था तो वहां से दोबारा मुझे एक बार आता है, संदेश आता है कि आप लखनऊ आइए और नेताजी से मिलिए। तो मैंने सोचा कि आने वाले जो भारत के भविष्य हैं अखिलेश यादव जी, उनका संदेश है तो मुझे हर हालत में जाना चाहिए। तो मैंने जहां एक अपना लड़का था उनको साथ लिया और हम पहुंच गए लखनऊ। लखनऊ नेताजी के साथ मुझे मिलाने में माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिक्षा मंत्री उन्होंने मुझे उनके साथ नेताजी से मिलाया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि रामाश्रय जी से कैसे आप इंटरेक्ट हुए, उनके साथ मुलाकात कैसे हुई और वो माध्यम कैसे बने बीच में? वो मैंने नाम बताया है आपको, हाँ। राम आश्रय विश्वकर्मा जी। तो आप जो समझ गए होंगे कि मैं भी विश्वकर्मा हूँ। हाँ। तो उन्होंने मतलब कई ऐसी वर्कशॉपें हुई हैं हमारे समाज की, वहाँ हम अक्सर मिलते रहते थे और मेरी उनके साथ पहले भी जानकारी थी। और जब कोई आदमी किसी से मिलना चाहता है तो जो सबसे ज्यादा करीबी हो आदमी उसके पास पहले जाता है। तो इसलिए राम आश्रय विश्वकर्मा जी ने मुझे उनके साथ उस दिन मिलाया। लेकिन आपको ही क्यों चुना गया? जम्मू कश्मीर में ओबीसी की एक भारी संख्या है और आपका नाम सिलेक्ट होना और आपको वहाँ बुलाया जाना, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो थोड़ा बताइए। इसके पीछे की कहानी ये है सर कि भारत देश में 75 साल से नफरत वाली राजनीति चल रही थी। कश्मीर में पार्टियां नफरत वाली राजनीति करके कश्मीर में राज कर रही थी और नेशनल लेवल पर कास्टिज्म और रिलीजन के बेस पर नफरत चल रही थी। और ये
कास्टिज्म और रिलीजन जो बेस पर जो नफरत है उसने हमारे देश को बहुत पीछे खदेड़ दिया है। और जो जनता है अब इनसे उब चुकी है। ये जो नफरत वाली राजनीति कश्मीर में थी, जहां पूरे इंडिया में बीजेपी ने शुरू की है, इससे अब जनता बाहर आना चाहती थी। तो सबसे पहले एग्जाम्पल दी है उत्तर प्रदेश की जनता ने। उत्तर प्रदेश की जनता ने खुद इलेक्शन लड़ा। बीजेपी को हराने के लिए ऑप्शन एक ही था, समाजवादी पार्टी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुना और यही विचारधारा जो है पूरे इंडिया में फैल रही थी। और इसी विचारधारा के कारण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक सर्वे करवाया और सर्वे में देखा कि कौन आदमी जम्मू कश्मीर को चला सकता है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा वाला कौन आदमी है जो जम्मू कश्मीर में चलाएंगे। और जम्मू कश्मीर में उन्होंने महसूस किया, अपने सर्वे में पाया कि जियालाल वर्मा समाजवादी विचारधारा के हैं। किसी ऊंच नीच जात पात धर्म को वो इंसानियत के आगे कुछ नहीं मानते। इंसानियत के कारण अगर जम्मू कश्मीर में लोगों को जरूरत है इंसानियत की, तो इंसानियत जो है वो जम्मू कश्मीर में जियालाल वर्मा ही समाजवादी पार्टी को लीड कर सकते हैं। तो उन्होंने इसलिए हमें जहां नियुक्त किया। तो बात तो ये थी। लेकिन एक चीज आपने कही है कि कश्मीर में जो राजनीति है, जिस खतरनाक राजनीति की आप बात कर रहे हैं, जी कश्मीर में कौन कर रहा था वो राजनीति? सर, आप क्या समझते हैं जो मिलिटेंसी थी, ये मिलिटेंट जन्म से पैदा हो गए हैं? मिलिटेंट पैदा किए गए हैं। किसने किए? कौन था उसके पीछे? पॉलिटिकल लोग जो नहीं चाहते कि लोगों की डेवलपमेंट हो, कैपिटलिस्ट लोगों को के लिए काम करना हो, और जो पावर की कुर्सी है, जो सरकार है, वो उनकी ही बननी चाहिए। तो वो लोग लोगों का काम करके सरकार में नहीं आते हैं, लोगों को नफरत की तरफ मोड़कर नफरत की राजनीति करके, क्योंकि हमारे बोले वाले लोग धर्म की राजनीति में नफरत पैदा करने में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। आपको पता 10 साल के बाद इलेक्शन हुई है, तो 10 साल के बाद लोगों को नफरत वाली राजनीति से बाहर आना था। अब क्या होता है कि लोगों को बीजेपी को हराना है, और पीडीपी को वोट अगर करते हैं तो बीजेपी पावर में आ जाती है। कश्मीर में लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए पीडीपी को वोट नहीं किया, और क्योंकि वो वोट बीजेपी को चला जाना था, ऑप्शन नहीं किसी के पास। तो कम से कम जो लोग नेशनलिस्ट पार्टी है, नफरत के बीच भी नेशनलिज्म होता है, अगर अलग से कैटेगराइज करे तो उनमें से एक अच्छी पार्टी, अगर तीनों में से बात करे तो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ही पार्टी थी जिसको लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। हम चलते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। नेताजी से कभी मुलाकात हुई है आपकी? मुलायम सिंह यादव जी से मिले हैं कभी? नहीं, मुलायम सिंह जी कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं उनसे मिलता। अगर मिलता तो आज शायद मेरा कोई एटीट्यूड ही कहीं और होता। तो कभी मौका नहीं मिला। ऐसे हमने प्रोग्राम उनके देखे हैं, मैं उनको चाहता था, उनके प्रोग्राम देखता था, उनके पार्लियामेंट में बोलते देखता था, एज सीएम देखता था, तो मैं बहुत पसंद करता था उनके आइडियोलॉजी को। कब से फॉलो कर रहे हैं आप नेताजी को? ये कोई 20 साल की बात है। अच्छा, 20 साल से फॉलो जी। तो लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि मिल पाए एक दूसरे से? मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी से मौका नहीं मिला। अच्छा, अखिलेश यादव जी से जब मुलाकात हुई आपकी लखनऊ में, वो कहानी बताइए थोड़ी सी कि फिर क्या हुआ जब आप वहाँ पहुँचे? आप बता रहे थे कि बड़ी मुश्किल से कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, आप का ऑपरेट भी हुआ था, हार्ट की सर्जरी हुई थी, बावजूद उसके आप वहाँ चले गए। एक्चुअली सर, जब कोई ऐसा मौका मिलता है कि एक आने वाले देश का भविष्य सबको पता है
कि भारत में अगर कोई लीडर देश को लीड कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के काबिल कोई है, तो वो अखिलेश यादव जी हैं। और उनसे मिलने के लिए अगर कोई किसी मौका मिले तो वो कोई चूक नहीं सकता। अगर कोई चूकेगा तो वो उसकी किस्मत। तो जब मुझे ये मैसेज मिला, मैंने काफी लोगों को इसके लिए बोला आओ चले, मगर एक ही लड़का तैयार हुआ। लोगों को क्या लगता था कि नहीं जाना, मतलब अखिलेश यादव बुला रहे हैं और लखनऊ जाना दूर है, तो वहां जाकर करना क्या है? कोई इनविटेशन तो ऐसा है नहीं है कि जिसके कारण लोग कहेंगे भाई हम जाएंगे वहां, ये होगा वो होगा। गोवा में घूमने के लिए लोग चले जाते हैं, बिल्कुल चले जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने में कश्मीर जाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहां जाने में हर्ज क्या था? ये मतलब राजनीतिक तौर पर अभी भी ओबीसी समाज या बहुजन समाज जो है वो इतना सक्षम नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर का, मेरे ख्याल से, जो राजनीति को समझ नहीं पा रहे थे। ये बिल्कुल सही बात आपने कही। जो जहां की राजनीति है वो सारी अपर कास्ट पर डिपेंड करती है। अपर कास्ट के जो लोग हैं वो राजनीति को समझते हैं, और जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनको पता है हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, मगर राजनीतिक तौर पर इनको ये लगता है कि ये काम हमारा नहीं है। मतलब ये उस कबूतर की तरह है कि आंखें बंद करेंगे बिल्ली हमें नहीं खाएगी, नहीं खाएगी। हाँ, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग इस बात को महसूस नहीं कर पाए कि जो आने वाला समय है वो अखिलेश यादव जी का है, और लोग अभी इस राजनीति, नफरत की राजनीति को छोड़ना चाहते हैं, इनको दूर रखना चाहते हैं, और समाजवादी राजनीति को लोग पसंद करते हैं। मतलब विकल्प लोगों को मिल गया था, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल लोगों को मिल गया। कल परसों मैं 5 दिन के टूर के लिए गया था कश्मीर में। मेरा टूर महीने में दो बार कश्मीर में रहता हूं, और कश्मीर में मैंने देखा कि जो लोगों की नजरों में प्यार था, लोगों की नजरों में जो एक्सेप्टेंस थी, मैं आपको भी वो वीडियो भेजूंगा कि लोग अभी नफरत की राजनीति से दूर जाना चाहते हैं। उब गए। जैसे मैंने पहले आपको कहा ना कि लोगों को ऑप्शन हम नहीं दे पाए, नहीं तो आज जम्मू कश्मीर की सरकार का रंग कुछ और होता। लोगों ने खुद कहा कि आप लेट आए, अदरवाइज ऑप्शन जो है वो हमें नहीं मिल रहा था कि हम जाएं कहां। तो पीडीपी बीजेपी को तो किसी ने वोट देना नहीं था, एनसी को वोट मिला क्योंकि पीडीपी को हराना था। अगर हम वहां उस वक्त होते तो समाजवादी पार्टी के जहां आज एमएलए होते, चांसेस थे, बिल्कुल चांस थे। और जम्मू कश्मीर में मैं अभी देख रहा हूं कि जब मैं 23 अगस्त को नियुक्त हुआ प्रदेश अध्यक्ष, और 25 को मैं कश्मीर में था। 25 को लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, फर्स्ट फेज की। सेकंड फेज में हमने 5 लोगों को कैंडिडेट बनाया, और थर्ड फेज में हमने 15 लोग और जोड़े, 20 लोगों को हमने इलेक्शन लड़ाई। जहां 5 दिन में तो 5 वर्कर कोई पार्टी नहीं पैदा कर सकती, और आपने 20 कैंडिडेट, हमने 20 कैंडिडेट को इलेक्शन लड़वाया, और 31 को हमने टिकटें दी। उसमें 10-11 जो थे वो रिजेक्ट फार्म हो गए, नहीं तो 31 कैंडिडेट हमने 31 कैंडिडेट पहली बार और 5 दिन में। और अभी भी आप देख रहे हैं कि लोग इलेक्शन लड़ने के बाद घर में बैठे हैं। ये किया कैसे आपने? ये सिर्फ हमारी पहली लोगों के जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज थी। क्योंकि देखिए, आप कह रहे हैं कि जब मैं मिलने के लिए जा रहा था तो कोई तैयार नहीं हो रहा था। जब इलेक्शन थी तो 5 दिन में आप 31 कैंडिडेट ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल, और ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई ऐसे बात नहीं है कि जैसे अभी आप 2 महीने हुआ है। मतलब कैसे किया ये आपने? इसमें सर पार्टी जम्मू कश्मीर मेरा चमत्कार नहीं है, मेरी तो एफर्ट्स हैं।
ये चमत्कार समाजवादी पार्टी का है। ये इस आइडियोलॉजी का वो असर इस है। विचारधारा का असर है कि कश्मीर और जम्मू में अब लोग कंप्लीट परिवर्तन चाहते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, पीडीपी ये नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि ऐसी पार्टी आए जो बेसिक राइट्स हैं लोगों के, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। 75 साल से हमारा देश आजाद है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ जी। आज 22 नवंबर 2024 है। आज तक हमारे लोग इसी चक्कर में है। बिजली मुफ्त देंगे, देता कोई नहीं। पानी मुफ्त देंगे, देता कोई नहीं। हम शिक्षा मुफ्त देंगे, देता कोई नहीं। इलाज हम फ्री करेंगे, करता कोई नहीं। मकान हम रहने के लिए देंगे, देता कोई नहीं। आज तो ये बात आ गई है कि लोगों को हवाई जहाज का सपना दिखाने वाले लोगों के जो पांव में हवाई चप्पल होती है, आज वो भी उखाड़ के ले गए हैं जी। देश ही बेच दिया। और टीवी, अखबार जितना मर्जी इनकी फेवर करे, लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारा देश बिक गया है। लेकिन अगर लोग महसूस कर रहे होते तो तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री ना बनते नरेंद्र मोदी। और जम्मू में उनका ग्राफ बढ़ा है, उनके 29 एमएलए जीत गए। और ये सब कैसे हो गया? ऐसे ही तो नहीं हुआ है, लोग चाहते हैं तभी हो रहा है। सर, आप ग्राफ की बात की है। ग्राफ वोटों से होता है, जीतने से नहीं। वोट परसेंटेज उनकी नहीं बढ़ी है, मगर ये जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि जहां रिलीजियस नफरत की राजनीति है वो हावी हो जाती है समाजवाद पर। कश्मीर में अगर सारे ही लोग एनसी के जीते हैं तो ड्यू टू मुस्लिम नफरत की राजनीति यही तो है। कश्मीर में जीते लोगों ने किसको हराया? पीडीपी और बीजेपी को। जम्मू में लोगों में ये क्वेश्चन आ गया कि मतलब हम अगर कांग्रेस को वोट देंगे या एनसी को वोट देंगे तो वो मुस्लिम जो है वो हमारी स्टेट पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने उधर मुस्लिमों को हराया, उधर उन्होंने हिंदुओं को हराया। जो नफरत की राजनीति, एक तो ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ये है कि जितनी भी मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, वो इनकी मदद कर रही थी। किसकी? बीजेपी। लेकिन चीफ मिनिस्टर तो तब भी इधर तभी तो बात आप बीजेपी की पूछ रहे हैं कि 29 कैंडिडेट है। तो जहां तो बीजेपी की ही सपोर्ट करनी थी ना उन्होंने। तो ईवीएम जो है वो भी सपोर्टर थी और जहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उनकी सपोर्ट में था। अगर ईवीएम इनकी सपोर्ट में थी तो कश्मीर में सपोर्ट क्यों नहीं किया ईवीएम में? ईवीएम में सपोर्ट तो उधर की, मगर ईवीएम 100% वोट तो नहीं करती है ना, कुछ परसेंटेज करती है। कुछ परसेंटेज होते हैं इन्होंने ये सेट किए हुए। इसके कारण वो मतलब इतनी परसेंटेज उधर बढ़ गई कि वहां तो मैक्सिमम मुस्लिम एरिया, इसलिए वो सारा वोट ही एनसी को चला गया। बाकी थोड़े थोड़े वोट पड़े तो उसमें ईवीएम में जितने वो फर्क डाला था वो उसको भी कवर कर गई। जी चलिए नेताजी, आखिरी सवाल है अब मेरा। अब रणनीति क्या है? अब जम्मू कश्मीर में आप कैसे काम करेंगे और समाजवादी पार्टी का ग्राफ कैसे बढ़ेगा और इलेक्शन कैसे लड़ी जाएगी, ये नीति क्या है? चंद शब्दों में मैं जानना चाहूँगा। एक्चुअली एक सवाल मेरा भी था मगर मैं नहीं पूछूंगा। रखिए। तो आपने मुझे पूछा था कि आप मैं वो बता नहीं पाया जी कि मेरी जर्नी जो लखनऊ से हाँ रखिए इसके बाद करेंगे आगे। तो लखनऊ से जब मुझे नहीं पता था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। जी जी। तो मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि आप समाजवादी पार्टी में तो मैं काम करेंगे। मैंने बोला कि मैं तो आइडियोलॉजी ही मेरी समाजवादी है तो मुझे काम करना है, मैं मिशन तौर पर काम करूँगा। उन्होंने बोला कि अपने पीए को बुलाया कि इनकी 2 टिकटें बनवाओ बाई एयर और इनको भेज दो, जाओ काम करो। हमें कुछ नहीं बोला उन्होंने। और मेरी टिकटें आ गई मगर वो आई दूसरे दिन की, नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे हमने आना था तो मेरा रूट था लखनऊ टू दिल्ली, दिल्ली टू श्रीनगर, श्रीनगर टू जम्मू।
जब मुझे मैसेज मिला कि यू आर अपॉइंटेड एज स्टेट प्रेसिडेंट, तो मैंने उसी वक्त मन बना लिया कि मुझे अभी जम्मू नहीं जाना है, मुझे काम शुरू करना है उसी वक्त मैंने जहाज से जम्मू श्रीनगर में एयरपोर्ट पर उतर गया। और जो मेरे नॉन लोग थे, जानने वाले लोग थे, मेरे सोशल जो लोग थे, मैंने उनको फोन किया कि भाई मैं कश्मीर उतर गया हूँ एयरपोर्ट पर, तो मुझे आकर ले जाओ और मैंने मतलब आपसे मिलना है। वो लोग उसी वक्त पे पहुंच गए और पहली मीटिंग मेरी कुलगाम में उन्होंने करवाई और कुलगाम में ही हमने अनाउंस कर दिया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। उस दिन के बाद मैं दिन को रोड पर चलता हूं डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, और रात को मैं रोड पर डेस्टिनेशन के लिए चलता हूं और दिन को मैं मीटिंगें करता हूं लोगों के साथ। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि स्टेट बॉडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है जी। अच्छा, इलेक्शन के बाद 1 महीने में हमने अपनी स्टेट बॉडी कंप्लीट कर दी है। रजौरी और करगिल एंड ले, ये 3 डिस्ट्रिक्ट छोड़कर बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट की बॉडीज बन गई हैं। और हम आगे के लिए चाहते हैं कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी है वो ब्लॉक बॉडीज बनाए, असेंबली बॉडीज बनाए, ब्लॉक बॉडीज बनाए, ब्लॉक के बाद पंचायत लेवल पर बॉडीज बने और पंचायत के बाद बूथ लेवल पर हम चले जाएं। और आप देख रहे होंगे हमारे ऑफिस में जी कि जो लड़के हमारे यहाँ बैठे हैं इनको हमने जो काम अलाट कर दिया है, और जो हमारे वर्कर हैं उनको भी हमने ये काम अलाट कर दिया है। हम अभी हमारे पास अगर ये सरकार पूरा समय लेती है, हम इनके साथ अलायंस में हैं, अगर ये पूरा समय लेते हैं 5 साल, तो 5 साल तक हमारा टारगेट है कि हम 1 साल या 2 साल में हम बूथ लेवल तक कमेटी अपनी तैयार कर देंगे। और बूथ लेवल कमेटियां तैयार करने के बाद जो भी इलेक्शन आए हमने उसमें पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो पंचायत के हों, पंचायत के हों, म्यूनिसिपैलिटीज के हों, कारपोरेशन के हों, या MLA के हों, मेंबर पार्लियामेंट के हों, हमने इलेक्शन फाइट करनी है। और रही बात इसकी, हम अलायंस में जरूर हैं मगर आइडियोलॉजी हमारी अलग अलग है। हम समाजवादी आइडियोलॉजी से हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर कोई हमारी अलायंस पार्टी आएगी तो हम उनके साथ फ्रेंडली इलेक्शन लड़ेंगे, हम उनके साथ टकराव तो नहीं करेंगे मगर हम फ्रेंडली इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे अभी हमने 20 सीटों पर लड़ी, वहां NC के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, हमने किसी के खिलाफ नहीं बोले मगर हमने इलेक्शन लड़ी। हम अपना जम्मू कश्मीर ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, क्योंकि समाजवादी विचारधारा जो है वो अलग है। समाजवादी विचारधारा हम जम्मू कश्मीर में विस्तार करेंगे और गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाएंगे जी। और हमें यकीन है जी कि जो लोगों की हमें एक्सेप्टेंस की जो नजरें हैं वो समाजवादी पार्टी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी में जो है वो एक बदलाव लाने की शक्ति है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो 5 साल बाद इलेक्शन आएगी उसमें हमारी सरकार होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी जियालाल वर्मा जी हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। समाजवादी पार्टी की रणनीति जम्मू कश्मीर को लेकर के अब क्या है, ये जियालाल वर्मा जी जो एक यूटी के प्रधान हैं उन्होंने बताया, और बीच में तंज कसा है यहाँ पर रीजनल पार्टियों के ऊपर। जो कहा है वो अब देखना होगा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी क्या करती है और समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है। उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्शन होंगे उन सभी इलेक्शनों में भाग लेगी समाजवादी पार्टी।